मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर के संबोधित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। आपको लेकर चलते हैं सीधे निशंक जी, आदरणीय श्रीमान जी के समक्ष मेरे मंत्रिमंडल के समिति जी होगीगढ़ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी समिति मेरे मंत्रिमंडल के आयोग होगीगढ़ विश्व के सबसे लोकप्रिय जिनके सहयोग से हम आयोजन आयोजित कर रहे हैं, का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी के सहयोग से हम ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी और देश भर और दुनिया से भी जुड़े हुए स्वास्थ्य साधन संपन्न और देश हमारे सभी दुनिया से भी जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ ये सभी हमारे सभी उन सबका मैं विषय विशेषज्ञ सभी सुविधाएं आज वेबिनार की 29वीं कड़ी में हृदय से स्वागत करता प्रधानमंत्री जी ने 22 हूं। आज वेबिनार की तीसरी कड़ी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 30 करोड़ देशवासियों ने मित्रों, हम सब जानते हैं जनता कर्फ्यू में शामिल हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ जी की दूरदर्शिता थी, आइडियाज है उन्होंने 24 मार्च को और चुनौतियों में से भी अवसर को निकालना जानते हैं। इस लॉकडाउन के घोषणा के कारण उसने कोविड की चुनौती के बीच उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। कि मध्य प्रदेश ने ये बीड़ा उठाया कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप पर चलकर हम अगले 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और उसी रोड मैप को तैयार करने के लिए हम लोग चर्चारत हैं। पहले हमने भौतिक अधोसंरचना पर चर्चा की, भौतिक अधोसंरचना के बाद फिर हमने गुड गवर्नेंस सुशासन पर चर्चा की और आज तीसरी कड़ी में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण अंग। मैं पहले से ही मानता हूं मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में काफी काम हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, कृषि, कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करने की अभी जरूरत है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हो। बहुत वर्षों पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, सा विद्या विमुक्तये। इस श्लोक में जो जीवन को आसान बनाए और परलोक में मुक्ति भी दिलाए, एक संपूर्ण शिक्षा की उन्होंने बात कही थी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। अगर भारतीय विचार की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, पीढ़ियों से संचित जो ज्ञान है, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, वो संचित ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंप देना। ज्ञान देना मैं संक्षेप में कहूंगी। लेकिन इससे जुड़ा दूसरा उद्देश्य शिक्षा का कौशल देना। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इतना कुशल तो हो जाए कि अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए उसको मारे मारे ना फिरना पड़े। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो रोजगार और उनकी शिक्षा भी हम कह सकते हैं। इतना कौशल हाथ में हो कि अपनी रोजी रोटी, रोजगार वो स्वयं प्राप्त कर सके। और शिक्षा का तीसरा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है नागरिकता के संस्कार देना, अच्छे नागरिक तैयार करना, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी, परोपकारी, जो इंसानियत के गुण होते हैं, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाना। अभी जो भारत सरकार शिक्षा नीति लेके आई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, निशंक जी ने, वो सामान्यतः इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सोचकर बनाई गई है। प्रदेश के बारे में भी हम यही सोचें। केवल
किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान के अलावा भावी जीवन की तैयारी है शिक्षा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, असली शिक्षा वह है जो बच्चों को व्हाट टू थिंक के बजाय हाउ टू थिंक सिखाए। हम कौशल ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे गांव में कहावत है, कम पढ़ा हर से गया, ज्यादा पढ़ा घर से गया। तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ गया तो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, हल से गया, हल चलाने से। और ज्यादा पढ़ गया तो वो घर से गया, फिर किसी काम का नहीं रहता वो उच्च शिक्षा के बाद। नौकरी के अलावा और कुछ बचता नहीं। और इसलिए और नागरिकता के संस्कारों का जहां तक सवाल है, हमको लगता है कि उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। पहले नैतिक शिक्षा जब हम बचपन में पढ़ते थे तब एक पाठ हुआ करता था, किताबी होती थी। बाद में वो नैतिक शिक्षा की किताब भी, विषय भी समाप्त हो गया था। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके आलोक में, उसके प्रकाश में मैं निशंक जी के सामने एक प्रकट करना चाहता हूं कि उसको हम ढंग से मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज हम जब विचार करें तो ये तीनों चीज, एक, हर बच्चा स्कूल जा पाए, कोई बच्चा स्कूल जाए बिना ना रहे। कहीं भी सालत आ गई बच्चे हैं तो कैसे पुनः शिक्षा से जुड़े। इसलिए शिक्षा सबके लिए सर्व सुलभ हो। 1 से लेकर 8 तक तो 100% एक्सेस सुनिश्चित होनी चाहिए। बस्तों के बोझ की बात आती है। पूरी दुनिया में चिंता प्रकट की गई है, वो बोझ कैसे घटे। कोरोना काल में मध्य प्रदेश ने कोशिश की कि पढ़ाई ना रुके। हमारा घर हमारा विद्यालय की अवधारणा पर भी हमने काम किया है। घरों में बच्चों को पढ़ाने का और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन मैं जब स्कूलों के बारे में सोचता हूं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, तो एक फैशन बन गया कि हर जगह स्कूल खोल दो। कई जगह इतनी ऐसी जगह स्कूल खुले हैं कि यहां बच्चों की संख्या नगण्य बहुत कम है। और वह शिक्षा का स्तर भी फिर मेंटेन करना बहुत कठिन होता है, बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए कि हम ऐसी कोई अवधारणा को मूल रूप दे सकते हैं कि आजकल गांव-गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बनाई। अच्छा स्कूल हम खोलें और आसपास के 20-25 किलोमीटर दूर के बच्चे बस से आसानी से आ सकते हैं स्कूल में। वहां प्रॉपर सब व्यवस्थाएं स्कूल में हो, टीचिंग स्टाफ हो प्रशिक्षित, लैब हो, लाइब्रेरी हो, वहां बच्चे पढ़े और शाम को फिर बसों से अपने घर चले जाएं। आखिर प्राइवेट स्कूलों में भी तो बच्चे भेजते हैं, दूर दूर तक बसों में जाते हैं। इस पे हमको विचार करना चाहिए। हमको व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो बात कही है नई शिक्षा नीति में, कौशल की जो मैं बात कर रहा था, कक्षा 6 से हमको हाथों में कौशल देने का काम प्रारंभ करना है। मैंने देखा कि कई बच्चे बिना पढ़े लिखे होते थे, लेकिन कोई ना कोई काम सीख लेते थे। बाप से बेटा काम सीख लेता था, लोहार का, कुम्हार का, सुनार का, सुतार का। कई बहुत अच्छे मैकेनिक है, पढ़े नहीं है, लेकिन बचपन से ही गाड़ी कैसे ठीक करते हैं उसमें लग जाते हैं।
तो बच्चों का दिमाग बहुत सीखने की उम्र छोटी उम्र में ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। और इसलिए आज ये जो परंपरा बन गई है कि कहीं अगर बच्चों ने टाट पट्टी बिछा ली और सफाई शुरू कर दी तो हंगामा मचता है मीडिया में, बच्चे सफाई कर रहे थे। बजाय इसके हम काम करना सिखाएं उनको पढ़ाई के साथ साथ, और इसलिए कौशल देने का काम कक्षा 6 से हमको शुरू करना चाहिए। निशंक जी इस पर प्रकाश डालेंगे। केवल किताबी ज्ञान नहीं, कौशल। और एक दो बात और कहती शिक्षा के बारे में। नई शिक्षा नीति में हम संगीत, भाषा, दर्शन, कला, नृत्य, योग, अब योग तो स्वास्थ्य से भी संबंधित है। जी न केवल शरीर स्वस्थ करता है बल्कि मन और बुद्धि को भी ठीक रखता है। इसके लिए हमको भविष्य में रणनीति बनानी पड़ेगी। उच्च शिक्षा का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि हर बच्चा उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करे। अब तो 10+2 की पद्धति में बदलने के लिए शिक्षा नीति आ गई है। स्कूली शिक्षा सब प्राप्त करें, लेकिन महाविद्यालय में शिक्षा तो जो विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं अलग अलग विषयों में, उनके लिए मैं इस विचार का विरोधी हूं कि हर एक को कॉलेज ही भेज दो। अगर कोई मास्टर करना चाहता है, किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, मेडिकल की समझ में आती है, इंजीनियरिंग की शिक्षा समझ में आती है, उच्च शिक्षा में भी जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इतिहास में, अलग अलग विषयों में, सोशल साइंसेज में विशेषज्ञता हासिल करना है तो पढ़े, और नहीं स्कूली शिक्षा के बाद फिर काम करेंगे। इसलिए उच्च शिक्षा फैशन की तरह हर एक कॉलेज जाए, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, और हम अपने महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय कैसे बना पाए। खोल तो दिए बहुत से, कई बार पॉपुलर डिमांड रहती है हमारे यहां कॉलेज खोलो, कॉलेज खुल जाते हैं, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर क्या है। फिर शिक्षा देने वाले जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसलिए कौन शिक्षा दे रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज है टेक्निकल एजुकेशन। लंबा नहीं बोलना है मुझे, तकनीकी शिक्षा अभी कौशल देने से संबंधित है। अब टेक्निकल एजुकेशन के मामले में भी मैं जब पहले मुख्यमंत्री बना तो टपरों में ITI लगते थे, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड घिसे पिटे। हमने काफी कुछ बदलने की कोशिश की, ITI के अच्छे भवन बनाए, उपकरण लेके आए, आज की आवश्यकता के हिसाब से ट्रेड हो, उसकी हमने व्यवस्था बनाई। हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में। भवन बाद में बनेगा, शिक्षा हमने शुरू कर दी 600 करोड़ रुपए की लागत से, सिंगापुर के सहयोग से। यहां 10,000 विद्यार्थियों को हर साल तकनीकी शिक्षा, कौशल उनके हाथों में ऐसा है जिससे रोजगार मिले उनको। अभी टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 20% लोगों को जॉब देता है, ये ठीक नहीं है। 100% प्लेसमेंट कैसे हो? एक तरफ दक्ष हाथों की जरूरत है, कई कामों के लिए लोग नहीं मिलते, और दूसरी तरफ बेरोजगारी है। इस गैप को हमको पूरा करना पड़ेगा।
तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से भी इसी दिशा में हमको विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं मैं टेक्निकल एजुकेशन को रोजगार के लिए। आज दूसरा एक प्रमुख विषय और है स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा जीने की कला सिखाती है तो स्वास्थ्य जीवन ही देता है। और स्वास्थ्य में भी भारत का सोच बहुत पहले से रहा है। बीमारी का इलाज करने के बजाय परिस्थिति ऐसी पैदा की जाए कि लोग बीमारी ना हो। और एक तरफ हमारा स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल एजुकेशन विभाग है, और दूसरी तरफ आयुर्वेद और आयुष भी है, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा भी है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये बीमार ना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बड़ी कोरोना काल में चर्चा है। लोग काढ़ा पी रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने करोड़ों परिवारों में काढ़ा पहुंचाए। तो स्वास्थ्य का एक प्रमुख सोच होना चाहिए कि बीमारी ना हो लोग। कोरोना काल में बीमार नहीं होना तो मास्क और डिस्टेंस। लेकिन वैसे भी इम्यूनिटी कैसे बढ़े? ये जब हम हेल्थ की बात करें तो केवल एलोपैथी की बात ना करें। आयुर्वेद और आयुष की बाकी पद्धतियों और योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर पर्याप्त ध्यान दें। कोरोना काल में स्वास्थ्य के बारे में और अवेयर हमको किया है। हमने काफी व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन अभी हमको सोचना है, जो मंथन करना है। हमारा कोई भी शासकीय अस्पताल बिना डॉक्टर के ना रहे, बिना सपोर्टिंग स्टाफ के ना रहे। अब हमने 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। कुछ शुरू हो गए, कुछ और शुरू होंगे। और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का हम आभारी है, लगातार मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। उससे डॉक्टरों की पूरी कमी पूरी होगी। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सर्व सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता की इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, अस्पतालों में जांच और उपचार की आवश्यक सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरण, मशीनों की व्यवस्था, उनके चलाने वाले भी हों, ऑपरेटर। ये तो मशीन आ गई और ऑपरेटर है ही नहीं, कई जगह स्थिति बनी थी। रोगों के उपचार की आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था, उपकरण, सर्जिकल नॉन सर्जिकल सामग्री मध्य प्रदेश में कैसे बने? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ये भी लक्ष्य होना चाहिए। दवाई हमारे यहां बनती है, लेकिन उपकरण भी कैसे बने, उनके उत्पादन के लिए रणनीति। आम आदमी को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क और दुकान पर सस्ती दवाएं, जन औषधि केंद्र भारत सरकार ने प्रारंभ किए। उसकी व्यवस्था पर हमको ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना ने नया सहारा दिया है। हमारे यहां भी अपनी राज्य की योजना है, लेकिन उसको कैसे कैशलेस बना के एक परफेक्ट स्कीम जिसमें कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे, उसके बारे में आप जरूर विचार करें। आयुष्मान भारत योजना हमारे लिए मार्गदर्शक का काम कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचेगी और जनता की पहुंच उस तक। मेडिकल जांच, पैथोलॉजी हो, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। चिकित्सा क्षेत्र में
निजी क्षेत्रों के साथ भी मिलकर काम करना। कोरोना में हम मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पताल भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और कई अस्पताल खुल सकते हैं जिनको सपोर्ट आयुष्मान भारत से भी मिले और राज्य की योजना से भी मिले। सरकारी अस्पताल के बजाय ये अस्पताल भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए निजी और सरकारी क्षेत्र में समन्वय को और बेहतर करने के प्रयास, चिकित्सा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान मध्य प्रदेश में होना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लागू करना चाहिए। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु की जो मृत्यु होती है, उन सब सूचकांकों में सुधार लाना। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की सेवा में विस्तार और सुधार। विशेषज्ञ बैठे, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ प्रारंभिक विचार मेरे मन में आए तो मैंने आपके सामने प्रकट किए हैं। एक और टास्क, जिला चिकित्सालय हमारे सब जिलों में संपूर्ण हो, मतलब वहां जिला चिकित्सालय में है तो वहां से रेफर करने की जरूरत ना पड़े। और नहीं तो बड़े जो अस्पताल है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उनका बोझ पड़ता है। और मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल है, उनको तो हम हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो अच्छे अस्पताल है उनके अनुरूप बनाए। मध्य प्रदेश से क्यों बाहर कोई इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाए, मुंबई क्यों जाए? प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे अस्पताल कैसे आए, उसकी भी कोशिश। ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि विषय विशेषज्ञ तो मुझसे ज्यादा जानते। और सौभाग्य से आज नई शिक्षा नीति बनाने वाले शिल्पकार निशंकी जी हमारे बीच कृपा करके आए हैं। पहले वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और फिर हम चर्चा को आरंभ करेंगे नीति आयोग के प्रेजेंटेशन के बाद। मैं स्वयं निशंकी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज हमें मार्गदर्शन करें। तक की प्रतिमूर्ति हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। मेरी आवाज शिवराज जी आ रही है? आ रही। ओके। हमारे दोनों शिक्षा मंत्रीगण और सभी आदरणीय मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कुलपतिगण, सभी डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलगण, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी विषय विशेषज्ञगण, सभी उपस्थित जो जुड़े हुए हैं हमसे, वो सभी अधिकारी वर्ग। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत संक्षिप्त में लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है। बड़े सूत्र में हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। और जैसे आपने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये देश की आजादी के बाद भारत की अपनी एक ऐसी शिक्षा नीति होगी जो आपकी चिंता है कि जो जड़ों से जुड़ करके, जमीन पर खड़े होकर के, जो अपने जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े होकर के और विश्व शिखर तक की प्रतिस्पर्धा पर जाएगी। ऐसी ये जो नई शिक्षा नीति, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शायद किसी नीति पर इतना बड़ा विमर्श शायद ही कभी हुआ होगा। ये बहुत व्यापक विमर्श के बाद, चिंतन और मंथन के बाद, यदि मैं ये कहूं कि ये जीवन मूल्यों की आधारशिला पर